नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह, लेखक एवं विशेषज्ञ। मेरी बहुत सारी किताबें मार्केट में आती है। उसी में से एक किताब ये भी आती है संविधान पर। काफी लोग इससे परिचित भी होंगे जो प्रतियोगी छात्र हैं। बहुत सारे प्रतियोगी छात्र इसको रखे होंगे और लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। मैं ऑफलाइन क्लास 6 से 7 जगह में पढ़ाता हूँ। मेरे मित्रों की प्रेरणा हुई कि ऑनलाइन भी क्लास लूं ताकि और बच्चों को फायदा मिल सके। खास करके उन लोगों ने मुझे सलाह दिया जो मेरे पढ़ाए बच्चे सिलेक्शन लेके यहाँ से जा चुके हैं, और उसी प्रेरणा से इस पर मैं काम करना शुरू कर दिया। संविधान केवल प्रावधान ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के संस्कार में होना चाहिए, जिससे प्रत्येक भारतीय अवगत रहे। जब तक प्रत्येक भारतीय अवगत नहीं रहेगा तब तक देश का सर्वांगीण विकास ठीक से नहीं हो सकता। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि टीवी सीरियल वालों ने आज तक इस पर क्यों नहीं बनाया सीरियल, जैसे रामायण महाभारत बनाते हैं, इस पर भी सीरियल बनाना चाहिए था। इससे फायदा होगा, इसमें भी ऐड मिलेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं जितना जल्दी जल्दी हो सके इस पर वो काम करें। इसका अगर एक पहलू देखें कि भारत के लोग जिनके ऊपर संविधान लागू है, और बहुत से लोग संविधान से परिचित नहीं होते, कितना आश्चर्य लगता है। जो लागू है, जो हमारे ऊपर लागू है, चल रहा है, वो पता ही नहीं क्या है। इसका जीता जागता उदाहरण कोर्ट कचहरी है। कभी आप जाके देखें, 10 साल 20 साल 40 साल से केस लड़ रहे हैं, पता ही नहीं क्या प्रावधान है। अगर वो पता होता तो शायद इतनी दिक्कतें ना होती, इतनी केसेस नहीं होती। और इस प्रकार की दिक्कतें हर जगह है। संविधान किसको पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, आज हम लोगों का टॉपिक यही है कि भारतीय संविधान किसे कहते हैं, इसके अध्ययन के क्या फायदे हैं। व्हाट इज द अप्रोच ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान, इसको दो दृष्टिकोण से हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जामिनेशन अप्रोच, और दूसरा है व्यवहारिक दृष्टिकोण, अप्लाइड अप्रोच। तो सबसे पहले परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं कि भारतीय संविधान का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययन करने से पहले ये देखते हैं संविधान बोलते किसको। नाम से ही पता चलता, संविधान। जो लोगों के ऊपर समान रूप से विधान लागू होता है वही संविधान है, वो भारत का संविधान है। और भारत के संविधान का उद्देश्य है भारत के लोगों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में अब देखते हैं किस प्रकार होगा। पहला है एग्जामिनेशन अप्रोच, और इसमें सबसे पहले देखते हैं IAS। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा बोली जाती है। बहुत कठिन प्रश्न आते हैं, ये लोगों का सपना होता है, लेकिन वो सपना तभी पूरा हो सकता है जब इसको गहराई से अध्ययन किया जाए। क्यों? क्योंकि इसके 90% प्रश्न कंसेप्चुअल आते हैं, फैक्चुअल नहीं आते। गहराई से अध्ययन करना होता है। इसके बाद PCS, नेट, JRF, इन परीक्षाओं की बात किया जाए
तो लगभग 70% प्रश्न कंसेप्चुअल आते हैं। इसके नीचे और सारी परीक्षाएं होती हैं, जैसे SSC, बैंक, रेलवे, PGT, TGT या अन्य बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। अगर इन परीक्षाओं की बात किया जाए यहां से लेके यहां तक, तो इन परीक्षाओं के लिए संविधान पे जो भी सवाल आएंगे ये पुस्तक पर्याप्त है, इससे फायदा आप उठा सकते हैं और इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, अनावश्यक एनर्जी खर्च करने की आपको जरूरत नहीं। परंतु IAS के लिए सिर्फ इस पुस्तक से काम नहीं चलेगा, उसके लिए और भी पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी। यम लक्ष्मीकांत पढ़ा जाए, सुशीला कौशिक भारतीय शासन और राजनीति, या BL भड़िया का भारतीय शासन और राजनीति लिया जाए तब भी काम हो जाएगा, प्री बेस दोनों कवर हो जाएगा। और इसमें जरूरत है विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं 10-15 साल के, उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। IAS के लिए बेयर एक्ट कंपलसरी है और वो भी हिंदी इंग्लिश वर्जन वाला, इसका फायदा उठाया जा सकता है। अब यहां देखने की जरूरत है, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये ऊपर वाले IAS और PCS, नेट JRF, इसे मैक्सिमम सवाल कंसेप्चुअल आ रहे हैं, फैक्चुअल नहीं, फैक्चुअल बहुत कम आ रहे हैं। और हम SSC या इसके नीचे जब देख रहे हैं तो यहां 70% जो प्रश्न है वो फैक्चुअल आते हैं, फैक्ट्स आते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है ये देखने की जरूरत है। अगर हम कंसेप्चुअल अध्ययन कर लेते हैं तो फैक्चुअल कर लेंगे, परंतु अगर फैक्चुअल हम अध्ययन किए हैं, केवल रटे हैं, तो हम कंसेप्चुअल नहीं कर पाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण एक बहुत छोटे प्रश्न से हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें पूछा जाएगा SSC, बैंक, रेलवे या इस प्रकार की परीक्षा में कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, बहुत सीधा सा उत्तर है 26 जनवरी 1950। और ये ध्यान देंगे IAS में कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी गए तो ये पूछा जाएगा कि भारत का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। दूसरा सवाल देखिए, भारत कब आजाद हुआ, फैक्ट वाले में 15 अगस्त 1947 को। IAS में कभी नहीं पूछा जाएगा ये। अगर इससे प्रश्न बनेंगे कभी तो ये पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने भारतीयों को 15 अगस्त को ही क्यों आजाद किया। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब यहां देखेंगे, अगर संविधान का अध्ययन विधिवत किया गया है तो परीक्षाएं बहुत सहजता से बीट की जा सकती है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395 आर्टिकल, और 395 अनुच्छेद आपको नहीं पढ़ना है। अगर 395 अनुच्छेद पढ़ते हैं तो आप अधिकारी तो नहीं बनेंगे, वकील बन जाएंगे। अगर आपको अधिकारी बनना है तो IAS के लिए 300 पर्याप्त है, 300 आर्टिकल। PCS नेट के लिए 200 आर्टिकल। और इधर जो देख रहे हैं वनडे टाइप की जो परीक्षाएं हैं, अगर 150 आर्टिकल देख लिया जाए, 150 आर्टिकल ओनली, तो बहुत सहजता से किया जा सकता है। अगर आर्टिकल का अध्ययन है, अब प्रश्न एक चीज और पैदा होता है, इतने आर्टिकल याद कैसे होगा। मैं बताऊंगा कि इसमें ट्रिक है, आगे चल करके हम लोग देखेंगे। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सहजता से याद हो सकता है। तो यहां पर हम लोग देखा, अगर संविधान का अध्ययन विधिवत है तो परीक्षा जब भी आप देने जाएंगे तो आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपकी तैयारी विधिवत है।
अब आते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण में भारतीय संविधान के अध्ययन का क्या फायदे हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। पहला है सरकार। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब यहां पर देखेंगे, यदि संविधान की विधिवत जानकारी है तो जो हमारे विधान बनाने वाले विधायक और सांसद है वो बेहतर विधान बना सकते हैं और बेहतर कार्यपालिका के सदस्य कार्य कर सकते हैं, जिससे देश का संचालन विधिवत हो सकता है, अच्छा हो सकता है। और किसी का विधान सही नहीं बना पाते हैं तो इसका रास्ता है न्यायपालिका। न्यायपालिका जा सकते हैं आप। न्यायपालिका देखेगी विधि सम्मत है या नहीं, और न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से अगर विधान सही नहीं है तो उसको वैध घोषित कर सकती है। इतना ही नहीं, अगर कार्यपालिका सही कार्य कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है न्यायपालिका में, और जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसको भी वैध घोषित कर सकती है। इस तरह संविधान का संरक्षण करती है। दूसरी तरफ आते हैं यहां पर अधिकारी, कर्मचारी। अगर अधिकारी कर्मचारी संविधान के प्रावधान का विधिवत जानकारी रखते हैं तो एक समन्वय स्थापित करके देश का संचालन विधिवत कर सकते हैं प्रशासनिक तौर से, क्योंकि पूरे तंत्र की बागडोर प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में ही होता है। विधान की विधिवत जानकारी समन्वय स्थापित कर सकते हैं और संचालन बेहतर कर सकते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि बड़ा अधिकारी अपने छोटे अधिकारी या कर्मचारियों से दुरुपयोग कराता है। कई बार ऐसा होता है बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी से कहता है कि ये काम करो, जबकि छोटे अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में वो नहीं होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ा अधिकारी कर्मचारी से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कहता है कि ये काम करो, न तो संविधान सम्मत है और न तो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे हालत में अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी अगर संविधान विधान की विधिवत जानकारी है तो कह सकता है ये संविधान सम्मत नहीं, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। फिर भी बड़ा अधिकारी जब जबरदस्ती करता है तो कह सकता है कि सर मुझे लिखित आदेश दीजिए तब मैं करूंगा, अन्यथा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जानता अगर मैं करता हूं तो फंस जाऊंगा। अगर लिखित आदेश देता है तो अधिकारी फंसेगा, और ऐसे हालत में अधिकारी भी लिखित आदेश नहीं देगा क्योंकि जानता है कि संविधान सम्मत नहीं है, ये अधिकार में नहीं आता है। तो ये तभी संभव है जब संविधान विधान की जानकारी हो। तीसरे स्तर पर आते हैं जो आम जनता है। आम जनता को संविधान से क्या फायदा है? आम जनता को जब जानकारी रहेगी संविधान के विधान की तो अपने अधिकारों को समझ सकता है कि क्या हमारे अधिकार है, चाहे वो चुनाव लड़ने का अधिकार हो, वोट डालने का अधिकार हो, नौकरी का अधिकार हो, धर्म का अधिकार, भ्रमण का अधिकार हो, बहुत सारे अधिकारों के विषय में वो जान सकता है क्या हमारे अधिकार है, क्या हमारे लिए नियम है, क्या हमारे लिए कानून है, क्या हमारे लिए प्रावधान है। ये उससे फायदा मिलेगा, चाहे वो सरकार के अगेंस्ट हो या अधिकारी के अगेंस्ट हो। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत पुरुष प्रधान समाज रहा है, अब तो स्थितियों में काफी बदलाव हो चुका है महिला सशक्तिकरण के माध्यम से। महिला सशक्तिकरण के लिए दहेज उत्पीड़न अधिनियम
उसके लिए कानून बना, और साथ ही महिलाओं के संरक्षण के लिए एक कानून ये बना है कि मायके में भाई के बराबर पिता की संपत्ति में हकदार है। तो इससे क्या हुआ, महिला जब मायके जाती है तो क्या हिस्सा बंटवाती है? नहीं, हिस्सा नहीं बंटवाती है। आखिर से हुआ क्या, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी? जब एक लड़की की शादी हो जाती थी तो ससुराल में उसके साथ उत्पीड़न, और जब ससुराल से मायके में जाती तो वहां उत्पीड़न, दोनों तरफ उत्पीड़न होता था। वहां ससुराल वाले उत्पीड़न कर रहे हैं, यहाँ कुछ भौजाइयां उत्पीड़न कर रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए, उनके संरक्षण के लिए महिला सशक्तिकरण के माध्यम से उसके लिए कानून बनाया गया, दहेज उत्पीड़न अधिनियम। उसके तहत अगर कोई उत्पीड़न पहुंचाता है तो महिला जेल भेज सकती है उसको। जहां तक मायके का प्रश्न है, भाई के संपत्ति के बराबर बहन का जो हक है, पहले जब वो मायके जाती थी तो बहुत सी भौजाइयां टार्चर करती थी, परंतु अब क्या है, अब भौजाई टार्चर नहीं करती, अब तो स्वागत करती है। वो जानती है अगर स्वागत नहीं करेंगे तो ये संपत्ति को बेच देगी। देखिए, विचारों में परिवर्तन आ गया। और जो भौजाई के अंदर परिवर्तन आया, मैं बता दूं, वो भी कहीं न कहीं उसका मायका है, वो संरक्षण उसको वहां भी मिला है। इस तरीके से देश की नारी का सम्मान बढ़ा है। देखिए, पूरे देश में महिलाएं प्रॉपर्टी नहीं बेच रही हैं मायके से, परंतु सम्मान में क्या हो गया, वृद्धि हो गया इस कानून के बनने से। तो ये फायदा होता है। और यहां देखेंगे, भारतीय संविधान केवल अधिकारों की बात नहीं करता है, बल्कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की बात करता है। कर्तव्य की भी बात करता है। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी समाहित हो तो व्यवस्था में संतुलन स्थापित होता है। केवल अधिकार से नहीं चलता है व्यवस्था, समाज, परिवार, कोई भी संस्था हो। अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का समावेश होना चाहिए, और भारतीय संविधान में कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है। और कर्तव्य ये नियति को संकेत करता है, ये नियम नहीं है, ये नियति है। और समाज की कोई भी व्यवस्था सिर्फ नियम से नहीं, नियम से ज्यादा नियत से संचालित होता है। और जिस परिवार में नियत सही होती है वो परिवार बहुत सुखमय होता है। हम देखेंगे, परिवार में संविधान नहीं है, परिवार में कोई कानून बना के नहीं चार टांग दिया गया है। जो अच्छे परिवार चल रहे हैं उसके पीछे क्या है, नियति है, नियत स्पष्ट है। और भारतीय संविधान का उद्देश्य भी नियति है। अगर नियत सही हो तो हम देश का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास, ये नियत के माध्यम से सर्वांगीण विकास होगा। और जब सर्वांगीण विकास होगा तो हम एक राष्ट्र की जो परिकल्पना करते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। और भारतीय संविधान का उद्देश्य भी तो वही है, सर्वांगीण विकास, भारत के लोगों का सर्वांगीण विकास। और राष्ट्र का भी उद्देश्य वही है। भारत के लिए संविधान में राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, भारत के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। स्टेट, STATE, स्टेट, राज्य, इसी को देश बोला जाता है, देश। जबकि राष्ट्र की इंग्लिश होती है नेशन, NATION, नेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट, ये आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर नेशन एक परिष्कृत अवधारणा है, जबकि स्टेट एक कानूनी अवधारणा है। नेशन आपस में मिल करके रहने को सिखाता है, सहयोग है, सहिष्णुता है, परोपकार का भाव रखता है, द्वेष का भाव नहीं रखता। यह कानून नहीं, नियत की बात करता है। इसीलिए राष्ट्र क्या है, एक परिकल्पना है, उसको प्राप्त करना है। और भारतीय संविधान का उद्देश्य भी क्या है, सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास राष्ट्र में ही संभव है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, राष्ट्र की तरफ बढ़ना। तभी देखिए आमचल बोलचाल की भाषा में भारत को राष्ट्र शब्द संबोधन किया जाता है, क्योंकि राष्ट्र एक परिष्कृत अवधारणा है।
और उस राष्ट्र को प्राप्त करने के लिए कुछ बातें बड़ा जरूरी होता है। नियम के साथ साथ नियत, और नियत कैसे बेहतर होगी? वो अच्छे संस्कार से, अच्छे संस्कार से। और कैसे होगी? नैतिक शिक्षा से। नैतिक शिक्षा, अच्छा संस्कार परिवार का दायित्व है। नैतिक शिक्षा परिवार के साथ साथ गुरुजनों का दायित्व है। अगर ये भार संभाल ले तो देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अच्छे संस्कार से एक अच्छा नागरिक तैयार हो सकेगा। अच्छा नागरिक, और अच्छा नागरिक जब किसी देश को मिलेगा तो देश अच्छा होगा, वो देश सर्वांगीण विकास करेगा, वो देश राष्ट्र कहलाएगा। और इस प्रकार का विचार पूरे विश्व में आ जाए तो वसुधैव कुटुंबकम का विचार प्रफुल्लित होगा। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, क्योंकि भारत के संविधान में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। भारत की नीयत में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान का अध्ययन सिर्फ प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि सरकार के जो अंग है उनके लिए उपयोगी है, जो अधिकारी है कर्मचारी उनके लिए उपयोगी है, जो आम जनता उनको लिए उपयोगी है। इस तरीके से मिला करके हम देखते हैं भारत के जन जन के लिए उपयोगी है। और जन जन के लिए जो उपयोगी है, आज तक टीवी सीरियल वालों का ध्यान ही नहीं गया। मेरा पुनः अनुरोध है अपने चैनल के माध्यम से कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पर कार्य करना शुरू करें। ठीक है, धन्यवाद।